रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान का जो तजारती मुआहदा उसकी चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुबारकबादें दे रहे थे, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने 19% टैरिफ लगा दिया है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो तजारत होती है, पाकिस्तान अमेरिका को ज़्यादा चीज़ें भेजता है और अमेरिका पाकिस्तान को कम चीज़ें भेजता है। यानी अगर आप इसके बीच में फ़र्क निकालेंगे कौन किसको कितने रुपए की चीज़ भेजता है, तो लगभग 3 से 4 अरब डॉलर पाकिस्तान ज्यादा सामान भेजता है अमेरिका के मुकाबले में। अमेरिका पाकिस्तान को जो कुछ भी भेजता है वो 2 अरब डॉलर से कम का है, और पाकिस्तान जो अमेरिका को भेजता है वो 5 अरब डॉलर से ज्यादा का है। पाकिस्तान अमेरिका को जितनी भी चीजें भेजता है उनमें सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चीजें हैं। लगभग 90% के करीब जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, जो अमेरिका को पाकिस्तान चीजें भेजता है, उसमें टेक्सटाइल है, कपड़ा है, इस तरह की चीजें हैं। अमेरिका पाकिस्तान में लोहा, मशीनरी, कपास, इस तरह की चीजें बहुत सारी वो भेजता है। हथियार भी पाकिस्तान अमेरिका से लेता रहा बड़े लंबे अरसे तक। तो इस डील जिसे वज़ीर-ए-आज़म कामयाबी करार दे रहे थे, क्या ये वाकई कामयाबी है? तो जितने लोग समझते हैं मईशत को, उन सबके मुताबिक ये कामयाबी नहीं है। ये पाकिस्तान को एक तरह का चूना लग गया है। पाकिस्तान अमेरिका को लगा रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को लगा रहा है, और एक्चुअली चूना लग रहा है पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान अमेरिका से तेल इंपोर्ट करेगा, ये एक मुआहदा कर लिया गया अमेरिका के साथ। अब आप ये अंदाजा करें कि अमेरिका कहां पे और पाकिस्तान कहां पे है। यानी ये जो ट्रेड का डेफिसिट है, ये जो अमेरिका को फर्क पड़ता है कि जनाब आप ज्यादा पैसों की चीजें भेज रहे हैं, हम कम पैसों की चीजें भेज रहे हैं, लिहाजा ये जो फर्क है ये खत्म किया जाए। अब ये फर्क खत्म करने के लिए अमेरिका से फौरी तौर पे पाकिस्तान क्या ले सकता है? तेल ले सकता है, हथियार ले सकता है। ये दो चीजें हम ले सकते हैं ना अमेरिका से। तो हथियार पाकिस्तान पहले भी अमेरिका से लेता रहा, आइंदा भी लेगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। और उसके अलावा तेल लेने का फैसला किया गया है। यहां जो खलीजी ममालिक हैं आसपास, ये तो बहुत करीब है, यहां से पाकिस्तान हमेशा से तेल लेता रहा है, सस्ता तेल हमें मिल जाता था। हालांकि अपने आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद अपने लोगों का खून पसीना निचोड़ दिया, इतना महंगा हमने पाकिस्तान में पेट्रोल बेचा है। अब जो तेल हम खलीजी ममालिक से नहीं लेंगे, अमेरिका से लेंगे, आपको पता है उसका फासला कितना है? ये समुद्री रास्ते से तेल आता है, और जो फासला है वो बढ़ के कम से कम 8 से 10 गुना हो जाएगा। खलीजी ममालिक का फासला आपका मैक्सिमम 2000 किलोमीटर बन जाता है, नॉटिकल माइल्स में समुद्र में नापते हैं। तो जब आप जाएंगे अमेरिका, तो फिर वो दुनिया का दूसरा कोना है, यानी जमीन का जो गोला है, इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ अमेरिका है। जब पाकिस्तान में दिन होता है तो दूसरी तरफ रात होती है, ये इतना ज्यादा फर्क है। तो मैक्सिमम फासले वाली जगह से पाकिस्तान तेल लेकर आएगा, और यही अमेरिका यूरोप से भी चाहता था कि आप हमसे लें एनर्जी और रशिया से ना लें। और रशिया को, पाकिस्तान को मना किया अमेरिका ने कि रशिया से आपने नहीं लेना, तो पाकिस्तान ने नहीं लिया। हालांकि रशिया करीब है, पाकिस्तान को सस्ता ऑयल दे रहा था, पाकिस्तान की रशिया के साथ डील बन रही थी। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर रूस से तेल नहीं लिया, ये पाकिस्तान ने अमेरिका की बात मानी। उसके अलावा पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के साथ भी कोई मुआहदा नहीं किया, गैस पाइपलाइन का, बाकी चीजों का, जिससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हो सकता था। पाकिस्तान ने यहां पे भी अमेरिका की बात मानी। बहुत सारी चीजें चाइना को लेकर पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान वहां पे भी अमेरिका की बात मानता है, इंडिया के मामला में भी बात मानता है। और अमेरिका जैसे ही बटन दबाता है, पाकिस्तान सीज फायर भी कर देता है अच्छे बच्चों की तरह, कि इंडिया ने अमेरिका को कहा इनको रोको भाई, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा और फौरन सीज फायर हो गया। भाई आप कम से कम उतना नुकसान तो इंडिया का करते जितना उन्होंने आपका किया था। हाँ, तैयारे हमने उनके गिराए हैं, लेकिन ग्राउंड पे उन्होंने हमारा नुकसान ज्यादा किया और उन्होंने ज्यादा मिसाइल पाकिस्तान पे मारे, लेकिन तैयारे जो इंडिया के गिरे हैं ना, वो सारी जिंदगी याद ही रखेंगे जो उनके साथ हो गया है। बहरहाल ये जो टैरिफ, एक तो तेल पाकिस्तान अब लेगा अमेरिका से, लंबाई किराया पड़ेगा, और अमेरिका से तेल पहुंचेगा पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पाकिस्तान में तेल निकलेगा और पाकिस्तान में अमेरिकी कंपनियां तेल निकालेंगी। हमें यह नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है वो पाकिस्तानियों का तेल निकाल देंगी। यानी जब आप अमेरिका से तेल मंगवाएंगे इतनी दूर से, तो फिर कीमत तो बढ़ेगी और आपको वो पे करनी पड़ेगी, और तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत ने एडवांस में तेल की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद पब्लिक को किसी किस्म का इन्होंने टके का रिलीफ नहीं दिया, बल्कि कीमतें बढ़ाते गए। अभी जिस अंदाज में इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, इमरान खान साहब के दौर से अगर आप मवाजना करें, तो जितनी आलमी मंडी में इस वक्त कीमत है, पाकिस्तान में फी लीटर कीमत 100 रुपए से कम होनी चाहिए थी। अगर इमरान खान साहब के दौर वाला फार्मूला आप लगाएं, तो कि वो 100 रुपए बैरल से ऊपर, वो $100 फी बैरल से ऊपर वो खरीद रहे थे, कभी 110 का, कभी 120 का, वो बड़ा महंगा पेट्रोल खरीद रहे थे और 150 में बेच रहे थे। तो अब ये तो खरीद रहे हैं 60 का, 70 का, इसके बीच में खरीद रहे हैं। तो ये आधी कीमत पे खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है इनपोस्ट से आधी कीमत पे 75 रुपए में नहीं तो चलो 100 रुपए में बेचना चाहिए। लेकिन इन्होंने किया, उसकी कीमत डबल कर दी, 350 पे लेकर चले गए। ऑलरेडी बहुत महंगा है, बहुत सारी लेवियां लग गई हैं। अब जो अमेरिकन तेल आएगा, अब पता नहीं उसकी खुशबू ज्यादा अच्छी है, उसके असरात ज्यादा अच्छे हैं, क्यों पाकिस्तान ये कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जानते हैं क्यों कर रहा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कोई भी कुर्बानी दे सकती है इस वक्त अपने गिरते हुए इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने रजीम को ताकत देने के लिए। वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। अमेरिका को राजी रखना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम जो इंसानी हकूक के इदारे हैं उनके मेन दफातर अमेरिका में है। अक़वाम मुत्तहिदा हो गया अमेरिका में, यूरोपीय यूनियन को वो कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां से पाबंदियां लगती हैं, चाहे फैटफ है या बाकी सब हैं, वो सारे अमेरिका के ज़ेरे तसल्लुत हैं।
तो अमेरिका को राजी रखना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। यहां खसारे में भी जाए पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम तो इससे इन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता। 19% टैरिफ पाकिस्तान पे आयद कर दिया गया। माजी में क्या था, सीनियर सहाफी खालिद जमील साहब ये बताते हैं अमेरिका ने पाकिस्तानी तजारती अशिया पर 19% टैरिफ आयद कर दिया है। गुज़िश्ता साल ये औसतन 10.7% और जीएसपी के तहत 3,511 अशिया ऐसी हैं जो पाकिस्तान अमेरिका को भेजता है जिसपे 0% टैक्स था। ये टैरिफ होता क्या है पहले जरा आप ये समझ लें। जब आप अपनी कोई चीज किसी और मुल्क में भेजते हैं तो उस चीज के ऊपर वो मुल्क जो टैक्स वसूल करता है सादा अल्फाज में उसको टैरिफ कहते हैं। ये टैरिफ दो वजूहात हैं कि कोई हुकूमत या कोई मुल्क इसको क्यों वसूल करता है। नंबर एक, वो ये चाहते हैं कि उनके पास जो टैक्स की आमदन है वो बढ़ जाए। नंबर दो, वो ये चाहते हैं कि उनके अपने मुल्क के अंदर जो चीजें बनती हैं लोग उनको ज्यादा खरीदें। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान अपनी गाड़ियां बनाता है तो पाकिस्तान की कोशिश होगी कि बाहर से आने वाली गाड़ियों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दें, ज्यादा टैरिफ लगा दें, ताकि बाहर वाली गाड़ियां महंगी हो जाए और अपनी गाड़ियां सस्ती मिलेंगी तो लोग अपनी गाड़ियां मार्केट में खरीदेंगे। यही अमेरिका का फॉर्मूला है इन चीजों को लेकर। तो अब 19% टैरिफ पाकिस्तान पे लगा दिया गया। पहले कुछ चीजों पे 10% था और 3511 अशिया पे 0% था। लेकिन पाकिस्तान ने नोबेल इनाम का ऐलान किया। फिर जनरल कुरेला को जो है वो निशान इम्तियाज बी मिलिट्री का उससे नवाजा गया। मादनियात का जो है वो बड़ा ये कहा गया कि जनाब सारी मादनियात आपकी हैं, आप रेयर अर्थ मिनरल्स जो आपको बहुत जरूरी चाहिए फ्यूचर के लिए वो आप यहां पाकिस्तान से ले सकते हैं। और 0% टैरिफ की पाकिस्तान ने पेशकश भी की, लेकिन अमेरिका ने 8.3% इजाफी टैरिफ पाकिस्तान पे लगा दिया। मगर पाकिस्तान के अंदर जितने भी ताकतवर लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो हुकूमत कठपुतली है, ये सारे इस बात के ऊपर जिद करते रहते हैं कि जनाब आप ये कहें कि ये एक तारीखी डील हुई है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि बहुत सारे और मुल्क हैं जहां पर डील ऐसे नहीं हुई। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान के साथ अमेरिका ने यही टैरिफ 15% रखा, तुर्की पर भी 15% रखा और मिस्र पर भी 10% रखा। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे मुल्क हैं, बड़ी लंबी एक लिस्ट है जहां पे 10%, 15%, 10%, 15%, कुछ खलीजी ममालिक हैं वहां पे भी ऐसे ही है। तो ये पाकिस्तान को, इंडिया से तो पाकिस्तान फिर भी बेहतर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी इसकी पूरी कोशिश है कि कुछ करके वो अमेरिका के साथ एक ऐसी डील करे जहां पे इंडिया का टैरिफ भी कम हो जाए, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा उसको फर्क पड़ेगा अगर अमेरिका में जो इंडियन मसनूआत जाती हैं उनके ऊपर अमेरिका जो भारी टैरिफ है वो लगाई रखता है, तो इसका फायदा दूसरे ममालिक को हो जाएगा। तो इंडिया कोशिश करेगा अमेरिकन गवर्नमेंट से मिलके कि उनके टैरिफ के ऊपर भी कोई डील हो जाए, और अगर वो डील करने जाएंगे तो देखते हैं उनको क्या मिलता है। भारत पाकिस्तान को तो 19% टैरिफ है उसका एक तोहफा मिला है जो कि पहले से बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तानी ताजरों को इसका अल्टीमेटली नुकसान है क्योंकि पाकिस्तानी मसनूआत की कीमतें वहां पे बढ़ेंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान के बेटों ने एक और इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल मीडिया को। उस इंटरव्यू में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक पैगाम भी दिया है। उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि उनके वालिद को खुदा न खास्ता कत्ल किया जा सकता है। उनसे यह भी पूछा गया कि आप अगर पाकिस्तान जाते हो आपको गिरफ्तार किया जाता है, फिर ये चीज़ों पे भी बात हुई। फील्ड मार्शल को उन्होंने एक पैगाम भी दिया बड़ा क्लियरली। इंटरव्यू जो है वो आज के दिन में नशर हो जाएगा और इस पे वो डेमोक्रेसी का पैगाम दे रहे हैं, मैंडेट के एहतराम का पैगाम दे रहे हैं। वो इंटरव्यू आता है तो उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इमरान खान साहब के बेटे कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया तक वो ये आवाज़ पहुंचाएं कि उनके वालिद के साथ ज्यादती हो रही है और उनके वालिद के खिलाफ जो ज्यादतियां हो रही हैं उन पर आलमी सतह पर बाकी लोग भी आवाज़ उठाएं ताकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़े और वो इमरान खान को छोड़ने का फैसला करें या इमरान खान को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इमरान खान साहब के बेटों ने अपने वीजे अप्लाई कर दिए हैं पाकिस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान की जो एम्बेसी है लंदन में वहां पे उन्होंने वीजे अप्लाई किए जो फैमिली के जराए उनके मुताबिक, और वीजे अप्लाई हुए अभी चंद दिन हो गए हैं, मगर वजारत दाखिला में ये मामला अटका हुआ है और अभी तक पाकिस्तानी वजारत दाखिला की जानिब से क्लियरेंस नहीं आई, जिस बिना पर अभी तक इमरान खान साहब के बेटों को वीजे इशू नहीं किए गए। एक तरफ सब लोग कहते हैं जनाब इमरान खान साहब के बेटों को हक है वो आ जाए, कभी कहते हैं आएंगे तो पकड़ लेंगे, सब अपनी अपनी बात करते हैं। उन्होंने वीजे अप्लाई किए, इसका मतलब वो आना चाहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत फिलहाल उन्हें वीजे जारी नहीं कर रही और उनकी फैमिली ने अब ये बात डिस्क्लोज कर दी है कि इमरान खान के बेटों के वीजे जारी नहीं किए जा रहे। इमरान खान साहब का जो पैगाम है 5 अगस्त के हवाले से, क्योंकि 5 अगस्त को 2 साल पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली उनका पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा जी कोई तसादुम नहीं है, कोई टकराव नहीं है, हम कहीं निकल कर इकट्ठे होकर जाने नहीं वाले। इमरान खान का पैगाम यह है कि 5 अगस्त को इस मामले को पीक पर ले जाओ, पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक की तरह इस मामले को फैलाएं। और उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि निकलें सारे के सारे अपने घरों से बाहर, कोई जरूरत नहीं है, कोई इस्लामाबाद की तरफ नहीं जा रहा, कोई किसी और शहर की तरफ मार्च नहीं कर रहा। जो जो लोग जिन जिन शहरों में, जिन जिन देहातों में, जिन जिन इलाकों में रहते हैं वो अपने अपने इलाकों में निकल कर बाहर रैली निकालें, एहतजाज करें, धरना दें, उस दिन अपनी ताकत शो करें रियासत के सामने पाकिस्तान के अवाम। जैसे 8 फरवरी को अवाम ने एक बहुत बड़ा धचका लगाया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की रियासत को, और एक बदनुमा दाग शिकस्त का उनके माथे के ऊपर लिख दिया कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को तनहा भी शिकस्त दे सकती है, निहत्ती शिकस्त दे सकती है। तो अवाम में तो ताकत बहुत होती है ना, तादाद बहुत बड़ी होती है, और यही तो मालिक है असल पाकिस्तान के। तो इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि सारे निकल के कहीं चल पड़ेंगे और उस दिन कुछ बहुत बड़ा
मामला हो जाएगा। लेकिन उस दिन, ये 5 अगस्त का दिन बड़ा तभी हो सकता है जब पूरा पाकिस्तान 5 अगस्त को निकल के बाहर आ जाए। क्या पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में निकल के बाहर आ जाएंगे? दुनिया भर से इतलात आ रही हैं। जापान से मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे, उन्होंने बताया जी कि जापान में बड़ा तगड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जैसा कि लंदन में हो रहा है, बार्सिलोना में हो रहा है और अमेरिका में हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग या ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो दुनिया के तमाम ममालिक से इतलात आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा जैसे जैसे दिन करीब आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में संडे को ये प्रोग्राम है, उधर जापान में, और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी एक प्रोग्राम है। इनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी पाकिस्तानियों को जो इमरान खान साहब का वाहिद पैगाम है वो ये है कि 5 अगस्त को सारे के सारे अपने घरों से बाहर आ जाएं। कोई जरूरत नहीं है कोई तसादुम की, कोई लड़ाई की। अपने घरों से बाहर आए और आकर रजिस्टर करें कि आप इमरान खान के साथ खड़े। जहां जहां आप रहते हैं वहीं पे इकट्ठे हो और इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के साथ जो जो ज्यादती हो रही है, जो कुछ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, उस सब के खिलाफ आप निकलकर अमन के साथ, पुरअमन तरीके से आप इकट्ठे होकर अपना एक प्रोग्राम करें। और उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया जब जाएगी तो एक बड़ा इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान की सियासत को एक नई एनर्जी मिलेगी। इलेक्शन के बाद से लेकर अभी तक मामला डाउन हुआ नहीं, तो ये मामला डाउन होगा भी नहीं। एक बहुत बड़ा खतरा है नाज़रीन, मुझे एक मेरे सोर्स ने बताया और उसने ये क्लेम किया। उसने कहा कि जिन गवाहों ने गवाही दी है 9 मई के मामलात में, ये जो स्टार गवाहान है, इनसे काम ले लिया गया है और जो कुछ इनसे करवाया जाना था वो करवा लिया गया है। अब इनकी जो गवाहियां हैं उनको तमाम लोग, जितने भी वकला मेरी बात होती है या जो सहाफ़ी है उनसे मेरी बात होती है, वो सब कहते हैं झूठी गवाहियां हैं। इन बेचारों ने अपनी नौकरियां पूरी की हैं और जो इन्हें कहा गया इन्होंने वो गवाहियां दे दी और अदालत के अंदर बाकायदा साबित हुआ ये गवाहान झूठे हैं। और लेकिन इनके झूठे साबित होने के बावजूद इन्हीं की गवाहियों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी को, क़यादत को फारिग कर दिया गया है। अब इन्हीं गवाहान की बुनियाद के ऊपर मजीद काम भी आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे एक सोर्स ने मुझसे रब्ता किया, उसने कहा जी अब इन गवाहों की जान खतरे में है, अगर खुदा न खास्ता इन्हें कुछ हो गया तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त जरूर करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह मुतालबा दोहराना चाहिए, क्योंकि ये गवाह जिंदा रहेंगे और मौजूद रहेंगे तो कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी तौर पे आसानियां रहेंगी। क्योंकि इनको जब भी इजरा की जाएगी, इनसे जब भी बातचीत पूछी जाएगी, तो तभी जब सवालात इनसे होंगे तो इनके जवाबों के अंदर हकीकत सामने आएगी और ये एक्सपोज होगी और इनकी गवाही झूठी साबित होगी। लेकिन उसके लिए इनका जिंदा रहना और दुनिया में रहना बहुत जरूरी है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यह मुतालबा करना चाहिए कि इन गवाहान की सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए। नाज़रीन, एक और इंपॉर्टेंट खबर है और वो है कि सरगोदा का एक बड़ा गरीब कारकुन है मोहम्मद इस्माइल, ये ऑलरेडी गिरफ्तार है। पता नहीं इस पे क्या रियासत को गुस्सा है। हालांकि इसी तरह के मुकदमात में पहले इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था, लेकिन इसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है बाकी तमाम लोगों के साथ साथ। यानी जो मैं पढ़ रहा था सजाएं, उसमें इस बेचारे को उम्र कैद की सजा सुना दी। गरीब कारकुन है मोहम्मद इस्माइल, कोई इतना वो नहीं है बेचारा, लेकिन पता नहीं क्या गुस्सा है रियासत को या किसी शख्स को या किसी शख्सियत को इसके ऊपर कि इसको जनाब सुना दी गई उम्र कैद की सजा। और ये तो नाज़रीन आ गया जो इमरान खान साहब ने एहतजाज का ऐलान किया है, उसके हवाले से तैयारियां हो रही हैं। अब चंद दिन बाकी हैं, देखते हैं कि 5 तारीख तक मोमेंटम कहां पहुंचता है। नाज़रीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ी सख्त बातें की हैं, लेकिन जो एलामिया जारी हुआ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलामिया 2 रोज़ा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने बड़े रोड़े अटकाए, लेकिन इसके बावजूद वो कॉन्फ्रेंस हो गई, कामयाब हो गई। और उसमें जो एलामिया है उसकी अहम नुकात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। महमूद खान अचकज़ई की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में वाइस चेयरमैन जो है वो मुस्तफ़ा नवाज की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हुई। एलामिया जो जारी हुआ वो ये है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से कॉन्फ्रेंस की बुकिंग कैंसिल करने की भरपूर मजम्मत की गई। हुकूमत का यह इकदाम शहरियों के आईनी और कानूनी हुकूक पर हमला है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की आईनी, सियासी और माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। किसान बदहाल है, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले दब चुका है, कारोबारी तबका अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर है। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% तक पहुंच चुकी है। मतवसत तबके की कुव्वत खरीद में 58% कमी वाक़ हुई है। बेरोजगारी की शरह 22% हो चुकी है। नौजवानों में 30% से जायद है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी संगीन सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसके अलावा बुशरा बीबी इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है रियासत की जानिब से, उसकी भी मजम्मत की गई है। और ये जिस तरीके से सजाएं दी गई, इसको स्याह दिन करार दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। तो एक बड़ा तफसीली एलामिया है जो जारी किया गया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो इसमें नुकात उठाए, उन्होंने कहा पाकिस्तान का आइन मुअत्तल है और रियासत के तमाम सतून ढह चुके हैं। ये पार्लियामेंट बैठने के काबिल नहीं रही। पीका एक्ट कौन लाया, सियासतदानों को अगवा कौन करके अपनी आइनी तरमीम कराता है, मादनी ज़खायर का मालिक कौन है, गिलगित बल्तिस्तान को मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है, 80,000 सिविलियन मुल्क के अंदर जंग में किसने मरवाए हैं, इमरान खान 2 साल से जेल में है। ये बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने
और एक और इशू भी है जिसको आजकल ये हाईलाइट कर रहे हैं, स्पेशली जो ज़ायरीन ने जाना था ईरान में, वो कहते हैं जी अरबों रुपए लोगों ने खर्च कर दिए, अब उन्हें जाने से रोक रहे हैं। तो ये काफिला लेकर जाने की बात भी कर रहे हैं कि कराची जाएंगे, वहां से ज़ायरीन का एक बड़ा काफिला लेकर ये निकलेंगे ईरान के लिए। अब ये गवर्नमेंट के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। उमर अयूब साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये अल्फाज मैं आपको सुनाता हूं जो उमर अयूब साहब ने, जिस जज ने सजा दिया उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए जी। जज को कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम जिस तरह के तुमने ये फैसला सुनाया है, जिस दिन तुम मरोगे और तुम्हारी मैयत को कब्र में उतार रहे होंगे, उस दिन से तुम्हें खौफ, तुम्हें बेशर्मागी, उसका खानदान भी उसका चेहरा देखे, उसका मखलूक चेहरा देखे और क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारा खानदान में ऐसा जज है कोई। तो बड़े सख्त अल्फाज बोले उमर अयूब साहब ने। बाकी लोग भी अब गुस्सा कर रहे हैं और पाकिस्तान में सभी जानते हैं कि ये कौन कर रहा है, केसेस कौन चला रहा है। जज बेचारे जो है उनको तो मिल जाता फैसला, वो कर देते हैं। हालात अदलिया के बड़े पतले हैं। अब नाजरीन, जो ऑपरेशन चल रहा है बाजोड़ में, उसके खिलाफ लोग मुतहर्रिक हैं, बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं। बाजोड़ में लोगों ने अपने घरों की छतों के ऊपर सफेद झंडे लगा दिए हैं और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके ऊपर दोबारा अटैक ना किया जाए। मगर 4 दिन के लिए बाजोड़ में और मुख्तलिफ वज़ीरिस्तान के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और ये सूबाई हुकूमत ने पहले कहा था कि कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, हम लोगों को तंग और परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वहां पे कर्फ्यू लगाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब पे सख्त दबाव है, स्पेशली जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके बाद उन पे बहुत दबाव बढ़ाया गया है और उन पर दबाव है कि वो अपना बयान वापस लें। उन्होंने एक नया बयान तो जारी किया है, लेकिन जो बयान अली अमीन गंडापुर ने दिया कि बंदे पुलिस गिरफ्तार करती है दहशतगर्द और एजेंसियां छुड़ा कर ले जाती हैं, इस बयान पे अली अमीन गंडापुर साहब की अभी तक, और ये बयान पहली मरतबा नहीं है, ख्वाजा आसिफ ने भी दिया था, नवाज शरीफ साहब ने भी दिया था, पीपल्स पार्टी भी ये बात कहती रही है, एएनपी भी ये बात कहती रही है। और एएनपी से मुझे याद आया कि आजकल एएनपी जो है वो बहुत एंटी ऑपरेशन बनी हुई है और वो ये कहते हैं हम तो हमेशा से ऑपरेशन के खिलाफ थे, क्योंकि इस वक्त पूरा खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन के खिलाफ है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा ये कहता है कि ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे और ऑपरेशन से जो नुकसानात होते हैं उनका अजाला कभी नहीं होता। 20-21 ऑपरेशन हो गए, हमें कुछ नहीं मिला, बल्कि हम तबाह हो गए और दोनों फ्रीकैन फिर भी मौजूद हैं, यानी फौज भी वहां मौजूद है और उनके वसाइल और उनके इलाके और उनके जो कंटोनमेंट्स है वो भी बड़े हो जाते हैं। तालिबान भी मौजूद हैं, उनकी ताकत भी बढ़ जाती है, वो पहले से ज्यादा बासर हो जाते हैं और जो पिस जाता है वो मकामी आबादी और वो तबका है, आम आदमी है जिसके वसाइल छिन जाते हैं। अब इस पे माजी में ये जो एक दावा किया गया अहमद वली खान साहब की जानिब से कि ये लोग बहुत एंटी ऑपरेशंस हैं, इस पे मैं जरा ये एक तकरीर जो है वो सुनाता हूं आपको। असफंद यार वली साहब जो वालिद हैं अहमद वली खान के, वो ऑपरेशंस के बारे में कुछ अर्सा पहले जब ऑपरेशन हो रहे थे तो वो क्या कहते थे, जरा ये आप सुनिए। मैं चलते चलते ये भी कह दूं कि जो मिलिट्री ऑपरेशन स्वात में हुआ, जो मिलिट्री ऑपरेशन मुनेर में हुआ, जो मिलिट्री ऑपरेशन साउथ वजीरिस्तान में हो रहा और जो मिलिट्री ऑपरेशन अरब में हो रहा, इन सब की एएनपी खुल्लम खुल्ला हिमायत करती है। ये नाज़रीन वो वक्त है जब एएनपी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करवाया करती थी, उसकी हमायत किया करती थी, लेकिन अभी एएनपी को भी इस बात की समझ आ गई है कि ऑपरेशन से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कुछ नहीं मिला और अवाम शदीद नाराज हैं इन ऑपरेशन को लेकर। सवात के इलाके ख्वाजा खेला में भी ऑपरेशन के खिलाफ अमन के लिए लोगों ने मुजाहरा किया है और वो तालिबान से भी जान छुड़ाना चाहते हैं, दहशतगर्दों से भी, और वो ये भी नहीं चाहते कि एक नया मिलिट्री ऑपरेशन उनके ऊपर मुसल्लत हो जाए। अब ये बड़ी अजीब और गंभीर सूरत हाल है, बड़ी कंफ्यूजन वाली सूरत हाल है कि ऑपरेशन के बगैर दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी। तो उसका पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, ये सूबाई हुकूमत को वसाइल दिए जाएं, पुलिस जो है वो ऑपरेशन करे, क्योंकि जो सिविलियन के इलाके हैं वहां पे जब फोर्सेज जाती हैं तो बहुत कोलेटरल डैमेज होता है। जब फौज जाती है तो फौज के हथियार बड़े हथियार है, वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस जो है वो अपने तरीके से काम करती है और पब्लिक की डीलिंग में वो बहुत बेहतर है, उनका पूरा मुखबरी का एक सिस्टम होता है और पुलिस का काम करने का तरीका बहुत बेहतर होता है। मैंने बात करके देखा पुलिस वालों से, उन्होंने कहा जी बहुत सारे काम हम बड़े आराम से कर देते हैं, लेकिन जब फौज आ जाती है तो उससे बहुत तबाही भी हो जाती है और वो काम भी नहीं होता। लिहाजा पुलिस की ट्रेनिंग है, पुलिस को इसकी समझ है, उनको वसाइल दिए जाए तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज से निमट सकते हैं। लेकिन पुलिस ये कहती है कि जनाब जब भी हम पकड़ते हैं दहशतगर्द बकौल गंडापुर साहब के तो एजेंसियां आकर छुड़ा कर ले जाती हैं। तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा, इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा, मिलकर बैठना पड़ेगा, लोगों की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अवामी ताईद और हमायत के बगैर आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते।